शहर की आवाम जानना चाहती है कि डिपार्टमेंट ने, पुलिस के डिपार्टमेंट ने और ख़ास तौर से एटीएस ने किस शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर मस्जिद में और अतराफ़ के मकानों पर शहर के मौजूदा एमएलए यहाँ पर विज़िट कर गए। जो एसपी साहब से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनका जो बयान है कहीं ना कहीं ये बयान भी मुझे लगता है कि उन्होंने डिप्लोमेसी के तहत दिया। शहर में मुसीबत के हालात आए तो हमें हमारे नुमाइंदों से लीड करने की उम्मीद होती है कि वो हमारी नुमाइंदगी करें, ना कि वो लोग हमारी तरफ से और पुलिस की तरफ से। जिन लोगों के एप्लीकेशन कारपोरेशन में है 7,500 लोगों के, अगर वो क्यूआर कोड और इंग्लिश के लिए आधार या स्कूल में एडमिशन के लिए, तब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उनके पुराने जन्म दाखिले पे भी कर सकते हैं। एजाज बेग साहब ने कहा था कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, इनके बोलने के बाद से तो ज़्यादा अतिक्रमण देखने में आ रहा। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेजेस के 200 मीटर के रेडियस में जो भी होटल्स है, जो भी पान टपरी वगैरह जैसी जगह है, वहाँ पे बहुत सारा नशा बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी जमा हैं, उसमें 99% या 90% आप मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये पार्टी की मोहब्बत में, पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे राहुल गांधी जी जो आज आवाम के लिए काम कर रहे हैं, सीधा सफर होकर लड़ रहे हैं, उनकी मोहब्बत में यहाँ सब जमा हो। न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर का इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त को मालेगांव शहर लल्ले चौक पर मुनक्किद होगा। मैं एहलियान शहर से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जरूर ब शिरकत करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सीटीआई का डेलीगेशन एसपी साहब और डीएसपी साहब से मुलाकात के लिए आया, लेकिन चूँकि एसपी साहब इस शहर में इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है और डीएसपी साहब किसी वजह से काम की वजह से लेट। मुलाकात का विषय ऐसा था कि गुज़िश्ता रात फजर की नमाज से पहले इस्लामपुरा वार्ड में बरकतीपुरा खानका बरकतिया में जो मस्जिद है उसमें और उसके अतराफ़ के मकानात में एटीएस, मुकामी एलसीबी और पुलिस डिपार्टमेंट की मुश्तरका एक कार्रवाई थी और इस कार्रवाई में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल बयान अभी तक आया नहीं, लेकिन क्योंकि ये कार्रवाई एक अलग नौइयत की कार्रवाई थी। हम कल तक जो कार्रवाई देखते थे मकानों पर, ऑफिसों में, कारखानों में जो रेड की शक्ल में होती, ये कार्रवाई की नौइयत अलग है। लेकिन जो कल रात में जो कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से, एटीएस की जानिब से, ये कार्रवाई मस्जिद के अंदर होना, इसकी नौइयत अपने आप में एक अलग मानी रखती है और इसकी नौइयत कहीं ना कहीं तब्दील और बदल जाती है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता सुबह से फजर की नमाज के बाद से जब से शहर में ये बात फैली है, शहर की आवाम में एक बेचैनी सा माहौल है। शहर की आवाम जानना चाहती है कि डिपार्टमेंट ने, पुलिस के डिपार्टमेंट ने और ख़ास तौर से एटीएस ने किस शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर मस्जिद में और अतराफ़ के मकानों पर रेड की। ये रेड कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से नहीं, अभी तक जो सोशल मीडिया के ज़रिए से और यूट्यूबर के ज़रिए से हमको जो रिपोर्ट दिख रही है यूट्यूब पर, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ मुश्तबा चीज़ों की वजह से ये रेड हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये सवाल है कि अगर वो मुश्तबा चीज़ें हैं तो ऐसी मुश्तबा चीज़ें कौन सी जो मस्जिद में भी रहती है और दूसरे मकानों में भी रहती है। कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके की एटीएस हरकत कर रही है, ये कहीं ना कहीं शहर की, मालेगांव शहर की आवाम को शक के घेरे में ली है और पुलिस की कार्रवाई होने के बाद कम से कम 10 से 12 घंटे का एक अरसा गुजरने के बाद पुलिस और एटीएस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक शक की सुई को घुमाने के मुतरादिफ है। इसलिए इस मौके पर एसडीपीआई सख्त अंदाज में डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर से एटीएस के आला अहदेदारान से ये वो डिमांड करती है कि आप लोग कम से कम ऑफिशियल स्टेटमेंट, आप लोगों ने किस संदर्भ में रेड की है और किन किन जगहों पर की है, आपको क्या चीज़ों की जानकारी मिली थी और जो चीज़ें आप लोग ढूंढने के लिए आए थे वो चीज़ें नहीं मिली थी। लेकिन अभी मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि दोपहर में शहर के मौजूदा एमएलए यहाँ पर विज़िट कर गए, जो एसपी साहब से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनका जो बयान है कहीं ना कहीं ये बयान भी मुझे लगता है कि उन्होंने डिप्लोमेसी के तहत दिया। जब शहर में मुसीबत के हालात आए तो हमें हमारे नुमाइंदों से लीड करने की उम्मीद होती है कि वो हमारी नुमाइंदगी करें, ना कि वो लोग हमारी
तरफ से और पुलिस की तरफ से बातचीत करें। कहीं ना कहीं हम विक्टिम हैं। शहर के अंदर एक मिजाज बन गया, शहर के अंदर एक माहौल बन गया है परेशानी का, और एक कहीं ना कहीं शहर की आवाम, ख़ास तौर से आम तबका कहीं ना कहीं गैर मुतमईन है। इस चीज़ को दूर करने का काम शहर के नुमाइंदों का है और ADS के नुमाइंदों का। लेकिन जो बयान मुफ्ती साहब ने दिया है उसके मुताबिक DYSP साहब ने कहा है कि हमको भी नहीं पता। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर ADS के पास गई है, DIG के पास कंप्लेन गई है, तो ये कंप्लेन आप लोगों को भी पता होगी। शायद आपको अभी तक नहीं पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीय रिपोर्ट आपके पास भी होंगी। इसलिए किसी भी लेवल के ऊपर ये बयान पुलिस की तरफ से आना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बयान के बाद जहाँ पर भी किसी भी मामले के अंदर पुलिस रेड करती है और शहर मालेगांव का नाम आता है तो हिंदुस्तान में अलग माहौल बनता है। ख़ास तौर से एक नज़रिया जो मुसलमानों को देखने गए उसमें मुसलमान और मालेगांव बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए इस मौके पर और एक अपील भी हम मस्जिद के ज़िम्मेदारान से भी करना चाहते हैं कि आप लोग, ये कल की हो सकता है ये शुरुआत हो, लेकिन हम मस्जिद के ज़िम्मेदारान से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग जितने ट्रस्टी हैं, ख़ास तौर से शहर की तमाम मसाजिद के, ये लोग बिला खौफ व ख़तर अपनी मस्जिदों को जिस तरीके से हम लोग अभी तक नमाज़ों के बाद नमाज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, रात में हमारा जो मामूल है, कोई मस्जिद बंद होती है, कोई मस्जिद चालू रहती है, ये रखे, इसमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आइंदा से एक बात याद रखें कि पुलिस अगर हमारे यहाँ आती है तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, एक कागज़ लेकर आती है जिसे हम सर्च वारंट के नाम से भी बोल सकते हैं। पुलिस बगैर कागज़ के कभी तुम्हारे मकानात में, तुम्हारे ऑफिसों में, तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आती। इसलिए आप लोग ऐसे रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे। रिकॉर्ड वो लोग लेकर आए, सर्च ऑपरेशन, आप उनसे कॉपी ले लें, ये आपका इख्तियार और हक़ है, उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। और इस मौके पर मैं SDPI की तरफ से शहर की जमीयत उलमा, जो इस वक्त तो कहीं ना कहीं हमारी मिली सियासी तंजीम है और मुसलमानों की हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तंजीम है जमीयत उलमा, इनसे मेरी गुजारिश है कि आज ये एक सुन्नी मसलक की मस्जिद का मामला नहीं है, ये आगे जाकर किसी और मस्जिद पर भी हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब का ईमान है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हमारे लिए तमाम मसाजिद एक मकाम रखती है। इसलिए जमीयत इस मामले में आकर, चाहे वो अपने लेवल के ऊपर जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एहतजाज दर्ज करा सकती है और कराना चाहिए, ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और ऐसे मौके पर मिली तंजीमों का ही काम होता है। चूँकि वो लोग नहीं आते इसलिए सियासी पार्टियों को आना पड़ता है। इसलिए इस मौके पर SDPI पुलिस और खासतौर से ATS के डिपार्टमेंट से भी और उनके आला अहदेदारों से फिर एक बार ये डिमांड करती है कि आप लोगों की तरफ से एक 12 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, आप लोगों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ नहीं मिला इसलिए स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ मिल जाता तो क्या पुलिस की कार्रवाई इसी तरह खामोश हो जाती? क्या पुलिस का यही रवैया कायम रहता? हमारा सवाल है पुलिस के आला अहदेदारान से। इसलिए पुलिस के डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान इस मामले को संजीदगी से ले और इस मामले में कहीं ना कहीं शहर की तरफ से आप लोग खुद जिम्मेदार बन के ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक में पब्लिश करें, ये हमारी एक डिमांड है। इसी सिलसिले में आज SDPI का ये डेलीगेशन SP और DSP साहब से मिलने के लिए आया था। इस मामले में अभी तो किसी भी आला पुलिस अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात होगी और जो बात आपको चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो उसके बाद आपका क्या इक़दाम होगा? अभी हम मुलाकात के लिए आए लेकिन DSP साहब अभी नहीं मिल पाए, लेकिन हम कुछ वक्त रुकेंगे उनसे मुलाकात। हम खुद मुंतज़िर है इस मामले पर। हम भी चाहते हैं कि उनकी जो बातें हैं जो उन तक है और हमारे जो जज्बात हैं शहर की तरफ से वो उन तक हम पहुँचाएँ। आज हम मिलेंगे, आज नहीं तो कल भी मुलाकात हो सकती। हम इस सिलसिले के ऊपर नज़र बनाए थे। अगर हमको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शहर को बदनाम करने की अगर ये कोशिश और साजिश है तो हम इसके खिलाफ DIG साहब तक भी जाएंगे और CP साहब तक। इसलिए कि ये एक इंफरादी शख्स का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे शहर का मामला होता है। और एक शहर की आबादी कम से कम 5 से 7 लाख के ऊपर है, ख़ासतौर से मालेगांव की। लेकिन अगर पुलिस का ये रवैया रहा खामोशी वाला तो एक बहुत बड़ा शहर जो 10-15 लाख की आबादी वाला है वो शक के घेरे में आता है। इसलिए हमारी इसके ऊपर नज़र है। हम DIG साहब से अगर नहीं हमको इत्मीनान हुआ तो हम इंशाल्लाह उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और इस मामले में अपना एहतजाज भी दर्ज कराएंगे उनके सामने। इस्लामपुरा में खानकाह बरकतिया क्या मामला था? देखिए, कल रात
3:30 बजे के शुमार में ट्राफिक डिपार्टमेंट के पुलिस के जिम्मेदारान यहाँ के लोकल पुलिस के साथ बरकतिया मस्जिद में आए और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने कुछ जिम्मेदारान को फ़ोन किया, गली महल्ले के लोग जमा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जो उनको करना था, लेकिन कोई भी किस्म की बेहुरमती नहीं हुई। अंदर जाने से पहले उन्होंने अपने जूते निकाले, कालीन वगैरह हटवा दी, कुरान मजीद वगैरह और दूसरे जहाँ जहाँ भी उनको कुछ देखना था उन्होंने बाकायदा गली महल्ले के जिम्मेदारान से दरख्वास्त की कि ये खोलो वो खोलो। वज़ू करके तमाम लोगों ने उनको बताया, जहाँ जहाँ उनको डाउट था या जहाँ जहाँ भी उनको चेकिंग करना था, आजू बाजू के कुछ मकानात में भी वो गए और वहाँ पे भी जो जो उनको मुमकिन था उन्होंने कोशिश की। लेकिन उनका और अभी हमारे डीवाईएसपी बरवाल साहब का भी यही स्टेटमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको वहाँ कुछ नहीं मिला। उनके बोलने के मुताबिक हमारा एक सर्च ऑपरेशन था, 15 अगस्त है, उसके नहीं हम लोग जनरली सर्च वगैरह करते हैं और ये उसी का एक हिस्सा था। तो मैंने पूछा कि साहब हमारे तक ऐसी रिपोर्ट आई है कि कोई क्रिमिनल RDX या MD पाउडर वगैरह लेके बाहर से आया और उसका क्लू यहाँ तक होता है, उसके बाद वो किधर गया है दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग उसकी खोज में यहाँ तक पहुँचे हैं। बोले ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन पुलिस को एक डाउट था कि अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे पब्लिक को या नमाजियों को कोई किस्म की तकलीफ़ या जानमारी के लिए कोई मसला है। हम लोगों को जहाँ जहाँ भी मुमकिन हुआ, यहाँ तक कि हम लोगों ने फर्श वगैरह को ठोक ठोक के भी देखा अपने पैर से कि शायद यहाँ पे कुछ दफन हो कुछ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्च रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं निकली। तो हम आप लोगों को क्लियर बोलते हैं कि हम लोग मुतमईन हैं कल की कार्रवाई से और उस मस्जिद में ऐसा कुछ भी एलिमेंट्स नहीं मिला है। किसी तरीके से उन तक इन्फॉर्मेशन आई होगी वो तो वो जाने, लेकिन उनका भी फ़र्ज़ था सच्चा या झूठा देखना उनका काम था, क्योंकि वो मस्जिद 130 साल पुरानी है। 12 रबीउल अव्वल को उसको पूरे 130 साल हो जाएंगे। पूरे शहर का उससे एक अजीब सा अटैचमेंट है और हमारे कई मुस्लिम जो पुलिस से मुंसलिक है वहाँ ज़्यादातर नमाज़ पढ़ते हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि पूरे शहर के लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। उस नज़रिए से भी उनके लिए ज़रूरी था कि अगर कोई ऐसी रूमर या कोई बात है तो वो देख ले, ताकि कोई किस्म का ऐसा हादसा होने से पहले उसका कोई ना कोई तदारुक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन लोगों डिपार्टमेंट के लोगों ने जिस ढंग से हमको बताया, हम लोग भी पूरी तरह मुतमईन हैं और इसके ज़रिए जो शहर में एक बेचैनी फैली है, हम डिपार्टमेंट के माध्यम से बोलेंगे कि आप लोग मुतमईन रहो, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना वहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट मिला है कि जिसके ऊपर से कुछ कार्रवाई की जा सके। बहरहाल पुलिस ने ये कहा तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने उसको निभाया है। आप किसी भी किस्म की गलतफहमी में ना पड़े। 2016 के पहले जो जन्म दाखिले है, 2016 के पहले जितने जन्म दाखिले हैं पुराने जन्म दाखिले, तो वो पहले माइनेट से मिलते थे, उसमें QR कोड नहीं था, वो इंग्लिश में नहीं थे, मराठी में थे। तो ऐसे जन्म दाखिले के लिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे मुख्यालय में आते थे, मालेगांव मुख्यालय में या प्रभाग में जाते थे और वो QR कोड का दाखिला मांगते थे CRS पोर्टल से निकल के। लेकिन हम लोगों को 6/8 को एक पत्र आया है DHO से, जिला अधिकारी से, तो जिला आरोग्य अधिकारी से एक लेटर आया है। तो उसमें ऐसा बोला है कि 2016 के पहले जो जन्म दाखिले मराठी में है वही जन्म दाखिले विदाउट QR कोड, उनका QR कोड की ज़रूरत नहीं है, वो अंग्रेज़ी में CRS पोर्टल से निकालने की ज़रूरत नहीं है। वही जन्म दाखिले जिनके पास पहले से होंगे तो वो स्कूल के लिए चलेगा या आधार कार्ड के लिए चलने वाले। ऐसा एक लेटर हम लोगों को जिला आरोग्य अधिकारी से प्राप्त हुआ है। तो लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नए जो QR कोड से जन्म दाखिले निकालने के लिए जो गर्दी कर रहे थे तो वो आने की ज़रूरत नहीं है। पुराने जन्म दाखिले वो स्कूल के लिए और आधार कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं।
आज मेयर साहिबा की क़यादत में एक मीटिंग रखी गई थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें डिप्टी मेयर और जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थे। जो मसले आ रहे हैं, मेन अभी मैडम ने जो बताया QR कोड का मामला है, 7,500 लोगों के पेंडिंग है और वो साइट का सही नहीं चलना, जो गवर्नमेंट से साइट चलती है, ऐसे कई मसले हैं जो अप्रूवल के वास्ते नासिक जाने के लिए भेजते हैं, वो अप्रूवल वहाँ से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कई मसले हैं, लेकिन जिन लोगों के एप्लीकेशन कारपोरेशन में है 7,500 लोगों के, अगर वो QR कोड और इंग्लिश के लिए आधार या स्कूल में एडमिशन के लिए, तब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उनके पुराने जन्म दाखिले पे भी कर सकते हैं। और दूसरे कई जो टेक्निकल थोड़े मसले थे, तो मेयर डिप्टी मेयर ने बातचीत करके तय किया कि जो मामूली मसाइल हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, और जन्म मृत्यु दाखिले का जो मसला चल रहा है, वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो नासिक में अप्रूवल नहीं मिलता है, अप्रूव नहीं करते, ID का जो मसला है, साइट का मसला पूरे महाराष्ट्र में हर जगह। अभी जय श्री मैडम ने हमको यहाँ पे मीटिंग में बताया कि अमरावती, बुल्डाना, नहीं महाराष्ट्र भर में ये मसला है साइट का, तो जिसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम आता है। मगर जब भी मालेगांव शहर में कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम मसाइल फ़ौरन हल हो। उसने मुझे पार्टी की और शहर की हुकूमत के लिए कबूल किया। उसके बाद आप तमाम कभी आज यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर पार्टी की मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में, शहर की आवाम की मोहब्बत में यहाँ जमा हो गए। हम इसलिए जमा हो गए कि पार्टी अब आगे क्या करती है, पार्टी का आगे का लाए अमल क्या है, इसको तय करने के लिए हम जमा हो। यहाँ पर हमको 3-4 मुद्दों के ऊपर अभी बात करनी है। मैं धीरे धीरे उस बात के ऊपर आऊँगा। सबसे पहले अब्दुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ मैं। उसके बाद पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ है, राहुल गांधी जी, सरकार जी, और ख़ास तौर से हमारी MP साहब, जो बाकी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे क्षेत्र से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पार्टी के सलाहत देने में वाकई उनका बहुत बड़ा। अब सपोर्टिंग के अंदर जो थे, तो मेरे इखलास इच्छा, इखलास वाले मुताबिक और यूसुफ सेठ जी लोगों ने भी बहुत बड़ा हाथ दिया, और शहर की आवाम जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जितने भी आए कांग्रेस की मोहब्बत में, शहर की मोहब्बत में, मैं आपको बताता चलूँ कि कांग्रेस पार्टी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान के हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलती है। हमारी जो उसके साथ मोहब्बत है, मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस पार्टी यहाँ मालेगांव के अंदर नए चेहरे का इंतखाब क्यों करें, आपको इसकी वजह पता है। अभी तक के इस शख्सियत के साथ लोग जुड़ते थे, पार्टी चाहती थी कि यहाँ पर पार्टी की मोहब्बत में लोग, इसीलिए नए चेहरे का इंतखाब यहाँ पर किया गया कि उसको सुधारें। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी जमा हैं, उसमें 99% या 90% आप मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये पार्टी की मोहब्बत में, पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे राहुल गांधी जी जो आज आवाम के लिए काम कर रहे हैं, सीना सफर होकर लड़ रहे हैं, उनकी मोहब्बत में यहाँ सब जमा हुए। उनकी लाज रखते हुए, उनके काज को, उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम यहाँ मालेगांव में यहाँ के छोटे छोटे जो मसाइल उसको लेकर खड़े होते, अभी मुझे जब सदारत मिली 17 जुलाई के वक्त, तो मुझे लेकर आ गए, अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ। पार्टी के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा साथ दिया, इतना मुझे ऊपर से वो किया गया कि आप पहले अपनी टीम तैयार करो, उसके बाद आवाम में जाओ, आवाम से काम करो। आवाम के काम हमेशा करना है। यहाँ कोई आज बुलबुले के जैसे उठकर आएंगे हम लोग और किसी एक मुद्दे के ऊपर पकड़ के बात करके घंटे बैठ जाएंगे, इसके जैसे हमको पार्टी नहीं चलाएंगे। पार्टी के अंदर हम मुद्दे तय करेंगे, उसके लिए हमें टीम तय करेंगे। वो टीम तय करेगी कि मालेगांव के अंदर मुद्दे क्या है, मालेगांव के शहर के अंदर चप्पे चप्पे में अलग अलग मसाइल, जो मसला पक्के एरियो के अंदर नहीं है वो मसला कच्चे एरिया के अंदर, जो मसला कच्चे एरिया के अंदर है वो पक्के एरियो में नहीं है। ये सब मसले हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी तक ऐसा होता था कि फादर बॉडी का जो सदर होता था, अभी मुझे जो सदर बनाया गया है पूरा कॉर्पोरेशन का एरिया, घर का 84 वार्ड में हमारे पूरे यहाँ का पूरा सदर बनाया है। इसके अंदर 6 से 7 ब्लॉक अध्यक्ष आपको नियुक्त करते हैं। ये 6-7 ब्लॉक अध्यक्ष जो पहले मालेगांव के अंदर 4-5 यहाँ पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि यूथ कांग्रेस को एकदम फादर बॉडी से अलग करते हैं।
उनकी पूरी जवाबदेही उनको महाराष्ट्र में देना है, महाराष्ट्र में देकर वो दिल्ली में देना है। इसी तरीके से पूरे जो ब्लॉक अध्यक्ष बनते थे, ब्लॉक अध्यक्ष जो पहले बनता था यहाँ भाकर भवन के अंदर है, अभी भी रहेगा वो, मगर उसका डायरेक्ट कांटेक्ट तिलक भवन से यानी बॉम्बे से और दिल्ली से रहेगा। अब ये बांटने का मकसद आप लोग भी समझते हैं कि पार्टी को कमजोर करने में क्यादतों का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो क्यादत के पर्दे को हटाकर पार्टी को वरिष्ठ लोगों से जोड़ने के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष रहकर पूरे मालेगांव की आबादी आज 8-9 लाख तक हुई है, इसके ऊपर 7 अगर हम ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं तो कितने लोगों के ऊपर उसकी क्यादत है। उस वार्ड के अंदर जितना भी वो बैठे, ये 60 गुडी रोड, मास्टर नगर, रहमताबाद पे गाड़ी एकदम रोड के बीच में खड़े कर देते और एक्सीडेंट हो रहे, हादसे हो रहे। अचानक से गाड़ी आती, किसी को दिखता नहीं, बकरी के बच्चे, इंसान के बच्चे यहाँ पे जख्मी हो रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पर। एजाज बेग साहब ने कहा था कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, इनके बोलने के बाद से तो ज़्यादा अतिक्रमण देखने में आ रहा, कोई कार्रवाई की नहीं जा रही। बार बार बोलने पे ये महिला भी लावारिस है, इसको कोई देख नहीं रहा। इमरान साहब भी आते बस चले जाते, कोई कामकाज हो नहीं रहा। हम ये यहाँ पर सब 4 व्हीलर की पार्किंग बन चुकी है और यहाँ का कोई रहवासी गाड़ी नहीं खड़े कर रहा, बाहर के एरिया के आकर सब गाड़ियाँ खड़े कर रहे हैं यहाँ पर। इसका कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहिए इमरान साहब को और एजाज बेग साहब को। ठीक है, मैं अपनी बात कर दूँगा। खड़े रहना, तू यहाँ खड़े रहे थोड़ा सा बस। सर्वे नंबर 194 रहमताबाद, दातार नगर, मास्टर नगर और 60 फीटी रोड, निजामिया मस्जिद, सलामतुल्लाह मस्जिद के तरफ यहाँ से कई हजारों लोगों का आना जाना कंटिन्यू रहता है। हमारे स्कूल के बच्चे, नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, उसके अलावा हमारे बुजुर्ग और नौजवान इस रोड का जो है तो वापर करते हैं कंटिन्यू। आज सुबह ऐसा हुआ कि जब मैं मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ के जा रहा था, एक 60 से 65 साल बुजुर्ग जो है तो साइकिल लेके रास्ता क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी वाले ने उनको मार दिया। अल्लाह का एहसान और करम है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, खाली साइकिल का नुकसान हुआ। मगर हम प्रभात अधिकारी जो हमारे अलीम भाई, जो प्रभात अधिकारी जो अभी नए ऑफिसर बने हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं, प्रभात 4 के, ये एरिया प्रभात 4 में आता है। अतिक्रमण की तो गाड़ी आप भिजाते हैं, ऐलान कराते हैं, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बाकायदा जो है तो अतिक्रमण जो है तो कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे महल्ले से आके यहाँ गाड़ियाँ लगाते, ये इनके आमने सामने वालों की भी गाड़ियाँ नहीं है। हमने यहाँ के लोगों से पूछा इस बात को, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये हमारी गाड़ियाँ नहीं है, ये दत्ता नगर के रहने वाले हैं, कोई दातार नगर का रहने वाला है, कोई अलग अलग महल्ले का रहने वाला है, जो ला के यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर लोगों के हादसा और एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं खुसूसन अतिक्रमण डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, अगर इसके ऊपर आप लोगों ने अगर एक्शन नहीं लिया, हम हजारों की तादाद में रोड पे ला के आवाम को बैठा देंगे और इसके जिम्मेदार अतिक्रमण के जिम्मेदारान और जो अधिकारी कर्मचारी वो लोग रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोगों के एक्सीडेंट, बुजुर्गों लोग के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो मैं ऐसी रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक 2-4 लोगों की गाड़ी जमा नहीं की जाएंगी, उड़ा के नहीं ले आए जाएंगे, जब तक ये सुधरेंगे नहीं और ना यहाँ से गाड़ी हटाएंगे। मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ खुसूसन हमारे प्रभात 4 के अधिकारी लोगों से कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो। आज हमारे न्यूज चैनल और वीडियो के जरिए हम आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, आने वाले वक्त में एक बड़ी तादाद में जो है तो हम रोड पे ला के आवाम को बैठा देंगे, इसका जिम्मेदार प्रभात 4 रहेगा, ऐसी हम गुजारिश करते हैं। क्या हुआ तेरे साथ, कितनी मरतबा? मैं परसों के दिन जा रहा था मेरी बच्ची को मदरसा छोड़ने, तो वहाँ पे मैं गिर गया, मेरे भी पैर में लगी, बच्ची के भी पैर में, घुटने पे लगी। ये 60 फीट का रोड है, इसको 20 फीट का रोड बना दिए। ये सब गाड़ी हमेशा खड़े रहती, पूरे रोड पे ट्रैफिक करके रखेले, कई लोग के साथ हादसा हो रहे थे, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हाँ, खाली ऐलान करते, प्रभातशाली लोग आते, देख के जाते, फिर वही हरकत हो जाती।
बस इतना ही बोल। ठीक है अरे थोड़ा बोलो। हाँ फिर कहता हम हमारे हिसाब से करेंगे। बोलो माइक हाथ में पकड़ो। नहीं रहने दो, अरे रहने दो उसको गोदी में। अरे ये रोड क्रॉस करते ना छोटे बच्चे तो अचानक गाड़ी भी आ जाते हैं, बीच में लाइन लगी है, ये दूसरे मोहल्ले के आकर या सब पार्किंग कर रहे, छोटे बच्चों को भी इधर उधर आने की तकलीफ हो जा रही, बुजुर्ग लोग गिर जा रहे, कोई भी आकर गाड़ी लगा दे, कम से कम 2-4 गाड़ी जमा कर लो तो लोग डरेंगे यहाँ लगाने से। बहुत बार तुम आके गए, ऐलान भी करके गए, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन लिए नहीं, सिर्फ बोल के जाते और गायब हो जाते। यहाँ रहने वालों को तकलीफ हो गई है बहुत। एक तरफ का बीच में का रास्ता एकदम बंद कर दिए। ठीक है इतना ही कहना था हमको। नमस्ते, मैं सोनाली पवार। मैं पुणे से आने का जो मेरा मकसद था यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र के बारे में मैंने डिमांड की थी और मेरे सुनने में आया कि शेख हसीब साहब वो जगह देने वाले हैं। तो अगर वो जगह दे रहे थे मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ और एक बार वो राइटिंग में हमें मिल जाए तो जो हमारा मालेगांव पैटर्न है, जिस तरह से ये काम हो रहा है, अभी हमने हाल ही में एक बच्चे को मुक्तांगन में, जो पुणे का महाराष्ट्र का सबसे 5 स्टार रेटेड है, वो डी एडिक्शन सेंटर में मैंने और मेरी टीम ने उनको वहाँ पे भेजा है। तो वो बच्चा वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा है और आने वाले टाइमिंग में जो भी हमारा ये रहेगा, प्लान रहेगा, तो डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमीज़ के होना भी ज़रूरी है। अगर बच्चे खेलेंगे तो वो नशे के तरफ नहीं जाएंगे। तीसरा, जो मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेजेस के 200 मीटर के रेडियस में जो भी होटल्स है, जो भी पान टपरी वगैरह जैसी जगह है, वहाँ पे बहुत सारा नशा बेचा जा रहा है। मुझे कुछ वीडियोज़ आए हैं। अगर आगे से मेरा उनके लिए भी एक संदेशा रहेगा कि आने वाले टाइमिंग में अगर उनके यहाँ पे स्कूल के बच्चे नशा करते हुए दिखाई दिए तो पुलिस के साथ उनके होटल पे कार्रवाई की जाएगी। एज जो भी हमारी टीम काम कर रही है उसकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। और जो भी लोग अभी यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ में क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और उसकी गंभीरता को लेते हुए करना चाहिए, इतना मेरा कंसर्न रहेगा उनके लिए। क्योंकि जिस घर में आदमी या बच्चा नशा करता है तो उस घर में क्या हालत होती है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमने साथ में चालू किया है, जब तक मालेगांव का नशा मुक्ति केंद्र नहीं बन रहा है तब तक हम उसमें डाल रहे बच्चों को। और जो बच्चे 18 साल के अंदर है उनको पुलिस बाल सुधार गृह भेजने के लिए जो तकलीफ़ें आ रही उन तो हम उस पर भी ध्यान दे के काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चों को हमने वहाँ पे भेजा भी है पुलिस के माध्यम से। और पुलिस से हमने 1 साल का रिकॉर्ड मांगा है कि कितने FIR दर्ज हुए हैं, वो भी हमें बताए, रिकॉर्ड चाहिए हमको। और ड्रग्स सप्लाई और डिमांड, ये दोनों का रिकॉर्ड हम लोग मांग रहे ताकि हमें पता चले कि कितना सप्लाई हो रहा है और कितना यहाँ पे डिमांड है। तो ये सब काम हमारे जो मालेगांव का नशा मुक्ति जो हमारा पूरा ग्रुप है वो कर रहा है। तो जिसको भी किसी बच्चे को एडमिट करना होगा, किसी आदमी को, तो प्लीज़ हमारे ग्रुप को कांटेक्ट करें। सभी आपके ही लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको वहाँ भेजने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपका भी सहयोग होना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत गंभीरता से किया जाने वाला काम है। ये कोई स्टंटबाजी नहीं है कि अच्छे से भाषण दे दिया, स्टंटबाजी कर ली, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी के जीने मरने का सवाल होता है तो उसको उसी संवेदनशीलता से देखना चाहिए। और अभी ये जो नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त महाराष्ट्र, ये सब अभी चल रहा है। ये तो हमने 14 फरवरी 6 मई से शुरुआत कर दी।
पर पूरे इंडिया में वो हो रहा है और हमें ड्रग्स फ्री मालेगांव करना है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम 1-2 दिन के लिए नहीं, ये कंटिन्यूसली काम करेगी। जो भी लोग, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नेक काम में, आप सभी लोग जुड़ो। और मेरी सभी लोगों के लिए मेरी एक दरख्वास्त है, आपकी बहन समझ के, बेटी समझ के, कि इस नशा मुक्त के जो अभियान के कार्यक्रम रहेंगे तो उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो आज तक का हमारा रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने अभी तक किसी से पैसे नहीं मांगे हैं, पर अब जिस तरह से प्रोग्राम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं तो मैं पूरी आवाम से अपील करती हूँ कि कोई भी इसमें पैसा ना दे, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सीरियसली काम कर रहे हैं। तो ये संदेशा मुझे देना था, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो आप प्लीज़ किसी को भी पैसे नहीं देंगे आगे से, और जो भी मेरे नाम से बोला जाएगा कि सोनाली पवार ने बोला है, तो जब तक हमारे ग्रुप से कंफर्म नहीं आएगा, मैं नहीं बोलूँगी, तब तक आप किसी चीज़ को कंफर्म मत मानिए। और ये काम निरंतर चलता रहेगा, आप भी जुड़िए हमारे साथ में। और जैसे जमाल है, ये भाई भी है, सभी है अभी, तो आप भी थोड़ा थोड़ा बोलिए। हाँ, अजीज़ा ने शहर, जैसा कि आपने देखा अभी सोनाली पवार हमारी बहन ने बहुत सारे नुकात पर रोशनी डाली नशे के ताल्लुक़ से कैसे प्रोग्राम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2026 फरवरी इसके बाद से शहर में नशा को लेकर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है। और मैं याद करता हूँ कि 2014 में भी हमने इम्तियाज़ खलील भाई के साथ मिलकर जो प्रोग्राम किया था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक हद तक के वो अवेयरनेस थी, वो कि शहर में अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ाई जाए कि नशा बहुत बुरी लत है। और जब से लेके बदकिस्मती है कि नशे का जो पैमाना है, उसका जो डिग्री है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। तो जब से मैं एक बात याद रख रहा हूँ कि सोनाली पवार मैडम हमारी बहन जब से पूना से यहाँ आके गांव को तकरीबन उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है कि ये शहर मालेगांव किस तरीके से नशे से पाक हो। लेकिन एक बड़ी यानी बुरी बात है कि लोगों ने तरह तरह के एलिगेशन उन पे लगाए। कोई उन्हें बीजेपी का एजेंट बोलता है, कोई उन्हें कहता है कि इलेक्शन या सियासत में आना चाहती है। तो लेकिन मैंने अभी तक के ऐसी कोई बात उनमें पाई नहीं है, और हमारा सिर्फ रहने का वाहिद मकसद है उनके साथ में कि शहर नशे से पाक हो। और मैंने प्रैक्टिकली भी ये बात देखी है कि मैडम जब से जुड़ी हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस शहर में आए हैं, एक ज़बरदस्त बेदारी आई है। और जो भी ग्रुप्स, जो भी संस्थाएं अपने अपने लेवल पे शहर में प्रोग्राम कर रही हैं वो मोस्ट वेलकम है। हमें उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं है, वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस तहरीक से, ताकि हमारा ये शहर और हमारा समाज नशा मुक्त जल्द से जल्द हो सके। और नशे को लेके जो मैडम ने एक बात कही है कि ये कोई ऐसा छोटा मोटा चंद दिन का, एक दिन का प्रोग्राम या अवेयरनेस का नहीं है, बल्कि इसमें सीरियसनेस से बड़े संजीदा होके इसको समाज के हर तबके के लोग जुड़ के, हर तंजीम के लोग जुड़ के इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। और मैं इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है 3 नुकाती, मैं इससे पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि एक वो तबका जो एडिक्शन का शिकार है उनको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती किया जाए, और दूसरा नुक्ता जो है अवेयरनेस है, उसके लिए हम बहुत ही जल्द एक बेहतरीन किताबचा जो है इम्तियाज़ खलील भाई के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे शहजाद भाई जो हमारा खुद अभी इंटरव्यू ले रहे हैं वो उसमें शामिल है एडिटोरियल बोर्ड में। और वो किताबचा जो है 8वीं से लेकर 12वीं तक के जमात के बच्चों को स्कूलों में जा कर जो है उनके प्रेयर के टाइम पे इंशाल्लाह वो उसके बारे में बताया जाएगा और बांटा जाएगा। वो किताबचा नशे के ताल्लुक़ से तमाम पहलू को कवर करने की कोशिश करेगा, जैसे नशा क्या है, कुरान हदीस की रोशनी में क्या है, और सभी धर्म ने नशे को बुरा कहा है उसमें वो लिखा है, और नशे के नुकसानात, समाजी माशी नुकसानात क्या है, और आखिरी में जो है तमाम डी एडिक्शन सेंटर जो फेमस है, जो क्रेडिबल सेंटर्स हैं, उसके नाम और नंबर दिए गए हैं, ताकि जो बच्चा या जो भी फ़र्द कौम का उसमें मुलविस है उसको वहाँ पे भर्ती करा के उसकी आदत छुड़ाई जा सके। और तीसरा नुक्ता ये है कि मैडम और हम लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के साथ तालमेल बना के संविधान की रोशनी में, संविधान की राह पे, जमहूरी तरीके पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस पे एक मुनासिब प्रेशर बना के
ज़्यादा से ज़्यादा लोग शख्स पे जो इस धंधे में मुलव्वस है उन पे FIR हो। और पुलिस भी हमें बराबर ताउन कर रही है। हम गुंजाल साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि जब जब हमने उनसे कोई मदद चाहिए उन्होंने बराबर हमको हेल्प की है, मदद की है। हम उनसे आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इस शहर को नशे से पाक करने के लिए हमारा भरपूर ताउन करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलियान शहर मालेगांव को ये खबर सुनाते हुए बड़ी मुसर्रत और खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त बरोज़ शनिचर बाद नमाज असर फ़ौरन लल्ले चौक पर एक हाफिज़ का इब्तिदा अमल में आ रहा है बनाम न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर। ये हाफिज़ इसलिए ज़रूरी है मालेगांव शहर में कि जैसा कि आप मालेगांव शहर के मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर अली जनाब जिया मुस्कान साहब का नाम नामी इस्म ग्रामी आपको मालूम है। इसी तरीके से एजाज MIC साहब और भी दीगर हमारे अदारे के जिम्मेदारान शहर मालेगांव के अंदर, चाहे वो नोटबंदी हो या कोरोना की महामारी हो या मालेगांव शहर में अतराफ के अंदर जैसा कि नेशनल हाईवे नंबर 3 पर एक्सीडेंट हो, या कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का अफसोस के साथ फ़ोन आता है कि हमारी बहन, बेटी या नौजवान खुदकशी के अंदर खुदकशी कर लेती है या जहर पी करके अपने आप को हलाक कर लेती है। ऐसे बहुत सारे वारदात हमारे सामने पेश आते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी जगह पर हमें ये बात की भी इत्तला होती है कि मरीज कई दिनों से दवा ना मिलने की वजह से सड़क पर होता है या किनारे पर पड़ा होता है। हम लोगों को इत्तला होती है तो फौरी तौर से वहाँ पे स्पॉट पे जा कर के उनके दवा का इंतज़ाम करना, या अगर उनकी डेड बॉडी हो जाती है तो उनके बॉडी उड़ा करके लेके जा कर के सिविल हॉस्पिटल या सरकारी मुलाजमिन तक के पहुँचाने की जिम्मेदारी हम करते हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में अज़वाज ज़िंदगी को लेकर के बड़े मसाइल मालेगांव शहर में पेश आते हैं। हमारी बहन बेटियां की विदाई होती है, निकाह होता है, शादी होती है। चंद महीने या चंद साल गुजरने के बाद कुछ शहर के ऐसे हालात पेश आते हैं घरेलू मामलात में, जिसकी वजह से बेटी ससुराल से वापस आकर के मैके में बैठ जाती है और उस मसाइल को आसानी से हल करने के लिए, उस मसाइल को समझने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन मैं शहर मालेगांव के बहुत सारे ऐसे पंच हजरात, सरदार और सोशल वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, जो वक्त के नज़ाकत समझते हुए वो वहाँ पे जाते हैं और बहन बेटियों को उनके घर रुखसत करने का काम करते हैं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जाफर नगर के अंदर मस्जिद फ़ातिमा में इस्लाही माशरा कमेटी का अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो चुका है। आज 1.5 साल में मैं समझता हूँ कि मेरे अपने इलाके जाफर नगर में 498 का एक भी केस दाखिल नहीं किया गया। जो केस हमारे पास आता है इस्लाही माशरा कमेटी के अंदर, इस्लाही माशरा कमेटी बहन को, बेटी को अपने सुपुर्द बैठा करके उनके मसाइल को समझ करके मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तिलाफात को ख़त्म करके उनको अज़वाज ज़िंदगी बेहतर गुजारने का एक मौका फराहम करती है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर का इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त को मालेगांव शहर लल्ले चौक पर मुनक्किद होगा। मैं अहलियान शहर से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जरूर शिरकत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।